जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम नवदीप है और मैं आपका स्वागत करती हूं हमारे अपने चैनल टीम स्पिरिट हंटर्स पर। इस चैनल पर मैं बात करूंगी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र और ऐसी कुछ अनकही अनसुनी कहानियां जो कि बेस होगी रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स पर। तो आइए शुरू करते हैं। ये कहानी एक परिवार की है जिसमें हस्बैंड वाइफ होते हैं और हस्बैंड के माता पिता होते हैं। वाइफ का नाम दिशा होता है, हस्बैंड का नाम सूरज होता है। ये दोनों वैसे तो बहुत साथ में खुश थे, लेकिन इनके परिवार में बहुत ज़्यादा कलेश रहता था। जो सूरज के माता पिता थे वो दिशा को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे मेंटली। हर दिन ताने सुनाना, कुछ उल्टा सीधा बोल देना, और दिशा प्रेग्नेंट भी थी। तो ये सब सोचकर सूरज को बहुत बुरा लगता था, क्योंकि वो जानता था कि ये सब बातें उसके बेबी पे और दिशा के ऊपर बहुत बुरा असर डालेगी। तो वो लोग एक डिसीजन लेते हैं, क्यों ना हम जब तक बेबी नहीं हो जाता तब तक हम कहीं बाहर शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ हम हमारे ऊपर कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं होगी और दिशा भी आराम से रहेगी, उसके ऊपर कोई टेंशन नहीं होगी और वो हेल्दी तरीके से बेबी को जन्म देगी। तो ये कहानी दिल्ली की है, दिल्ली के महिपालपुर की, जहाँ उसकी फैमिली रहा करती थी। महिपालपुर में ही वो कुछ थोड़ी दूर जाकर एक सोसाइटी में फ्लैट रेंट पर ले लेते हैं। जो ये सोसाइटी थी बहुत ही अच्छी थी, फ्लैट्स भी बहुत अच्छे थे, बहुत पीसफुल जगह थी, बहुत ग्रीनरी थी। तो वो फ्लैट उनको देखते ही पसंद आ जाता है। वहाँ दिशा बहुत खुश रहने लगी थी, क्योंकि उसको वहाँ कोई टोका टाकी नहीं थी और कोई उसे परेशान करने वाला भी नहीं था। अब समय नज़दीक आ जाता है दिशा की डिलीवरी का। दिशा की माँ भी आ जाती है और दिशा का सपोर्ट करने के लिए। अब दिन आता है डिलीवरी का। डिलीवरी होती है दिशा की, उसको एक बेटा होता है। तो 3 दिन बाद उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। सब बड़े खुश होते हैं, सब बहुत खुश थे कि चलो घर में एक नया मेहमान आया है। तो डिस्चार्ज होकर वो घर आ जाते हैं, सब लोग खुशियाँ मना रहे होते हैं। सब लोग को लगता है कि चलो अब सुख के दिन आएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था अभी परीक्षा उनकी होनी बाकी थी। अब रात होती है, दिशा आराम करने की कोशिश करती है, लेकिन उसको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी सी रहती है। ऐसा लगता है जैसे कि घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। उसको बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील होता है कि कोई तो उसके घर में घूम रहा है और कमरे में चक्कर लगा रहा है। उसको खटखट की आवाज़ भी आ रही है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा थकी हुई थी, इतनी ज़्यादा कमज़ोर थी कि वो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी। सुबह होती है, सूरज को बताती है दिशा कि रात भर मैं बड़ी बेचैनी में रही, मुझे ढंग से नींद नहीं आई, मैं रात भर करवटें बदलती रही, मुझे ये घर में बड़ी नेगेटिव फील हो रही है जब से हम हॉस्पिटल से वापस आए हैं। सूरज बोलता है कि मे बी तुम बहुत ज़्यादा थकी हुई हो, रात में सोई नहीं हो, कई दिन से सो नहीं पा रही हो बेबी की वजह से, इसीलिए तुम्हें भ्रम हो रहा है और तुम्हारा दिमाग ढंग से शायद काम नहीं कर रहा है। तो वो अपने ऑफिस चला जाता है। दिशा सोचती है दिन में कि चलो अब मैं थोड़ी देर बेबी के साथ सो लेती हूँ, रात में तो मैं ढंग से सो नहीं पाई थी। तो वो उसको सोए हुए कुछ ही मिनट हुए होते हैं कि उसके चेहरे पर ज़ोर से तमाचा लगता है। तो जो दिशा थी वो इतनी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि ये अचानक से हुआ क्या उसके साथ। लेकिन वो इतनी ज़्यादा नींद में थी कि वो चीज़ भूल ही गई कि उसको एक थप्पड़ भी पड़ा था गाल पे। थोड़ी देर बाद फिर ऐसे ही होता है, वो गहरी नींद में चली जाती है, फिर से उसको गाल के ऊपर एक थप्पड़ लगता है और इस बार किचन में बर्तन गिरने की आवाज़ आने लग जाती है। उसको लगता है ये सपना देख रही है, लेकिन वो हो रियल में रहा था। तो वो उठती है फटाफट, वो अपनी माँ को बताती है कि मुझे सपने में थप्पड़ पड़ रहे हैं और किचन में बर्तन गिरने की मुझे आवाज़ आ रही है। तो उसकी माँ भी इस चीज़ को इग्नोर कर देती है, बोलती है कि तू थक रही होगी, तू सोई नहीं है, इसीलिए तुझे सपने आ रहे होंगे, तो इस चीज़ को इग्नोर कर और भगवान का नाम ले।
तो दिशा फिर से शांत हो जाती है और सोचती है कि शायद सच में ही मुझे कुछ भ्रम हो रहा है, ऐसा रियल में कुछ भी नहीं है। तो वो इस चीज़ को इग्नोर कर देती है। अब रात होती है, सब लोग खाना खा के सोने की तैयारी करते हैं। दिशा भी सोने जा रही थी, उसको बस थोड़ी सी नींद ही लगी होती है। उसको बहुत तेज़ थप्पड़ पड़ता है उसके गाल पे और फिर से किचन के बर्तन गिरने लग जाते हैं। इस बार बर्तन गिरने की आवाज़ उसकी माँ ने भी सुनी थी और सूरज भी उठ गया था, क्योंकि इतना उसकी माँ भी डर गई थी और दिशा भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। अब वो तीनों इतने ज़्यादा हैरान थे कि सब कुछ घर में ठीक था, अब जब से ये हॉस्पिटल से आए ये सब हरकतें क्यों हो रही हैं, कौन है इसके पीछे। तो सूरज, उसका हस्बैंड, सोचता है कि क्यों ना पड़ोस में थोड़ी जानकारी निकाली जाए कि ये इस घर में ऐसा है क्या। तो पूछते हैं पड़ोसियों से, तो पड़ोसी बताते हैं इस घर में आपके पहले एक लड़की रहा करती थी जो किसी लड़के से प्यार करती थी, लेकिन उस लड़के ने उसको धोखा दे दिया और उसके चक्कर में उसने खुद को इस घर में फांसी लगा ली और उसने सुसाइड कर लिया। तो सूरज और दिशा की माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि हम कैसे घर में रह रहे हैं जहाँ पे किसी लड़की ने सुसाइड किया हुआ है। तो वो दिशा को लेकर एक प्लान बनाते हैं, क्यों ना हम कुछ दिन दिशा की नानी के घर रह के आ जाते हैं। तो वो लोग दिशा की नानी के घर चले जाते हैं और वहाँ कुछ दिन रहते हैं। अब आता है छठी की रात। छठी की रात एक हिंदूज़ में एक ऐसी फंक्शन टाइप होता है, जब कोई बेबी होता है तो उसके छठे वाले दिन कुछ ऐसे फंक्शन किया जाता है, उसमें पूरे रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, कुछ एक पार्टी भी की जाती है। तो वो सब करने के लिए उन्हें अपने फ्लैट में वापस जाना था, क्योंकि काफ़ी सारे मेहमान भी इनवाइटेड थे। अब वो पहुंचते हैं अपने फ्लैट में, सारी तैयारियां करते हैं और अच्छे से वो प्रोग्राम सब हो जाता है, सब मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं। अब वो सोचते हैं कि सारा प्रोग्राम बहुत अच्छे से निपट गया है, अब में भी सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक हो गई हैं, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। अचानक से इतना सब कुछ ठीक होने का मतलब है कि अभी कुछ बड़ा होना बाकी है। तो फिर से वही होता है, दिशा को रात में फिर से थप्पड़ पड़ता है और बर्तन गिरने की उसको आवाज़ आती है किचन से, और इस बार उसको पूरी बॉडी पे स्क्रैचेस के मार्क्स भी आने लग जाते हैं। तो सूरज तुरंत रातों रात एक पास में ही एक मंदिर होता है, वहाँ से पंडित जी को बुलाकर लेके आता है घर पे। जैसे ही पंडित जी दरवाजे पे कदम रखते हैं उनके, जो दिशा थी वो बड़ी क्रीपी सी स्माइल हंसती है और बोलती है, तुम मुझे निकालोगे बाहर? तुम्हारे में इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे निकाल लो? मैं अपना बदला लिए बगैर यहाँ से कभी नहीं जाऊँगी, और जो मेरे घर में घुसेगा मैं उसको जान से मार दूँगी। तो पंडित जी बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक अभिमंत्रित धागा देता हूँ, इसको पहनाओ और ये ठीक हो जाएगी। तो दिशा को वो धागा पहनाया जाता है, लेकिन उस धागे से कोई असर दिशा के ऊपर नहीं होता। फिर भी उसके साथ सेम एंटिटीज़ रात भर होती थी। फिर से दिशा घर से बाहर चली जाती है और बोलती है कि मैं अब इस घर में नहीं रह सकती अपने बच्चे के साथ। अब दिशा अपनी माँ के घर चली जाती है अपनी माँ के साथ, और वो कुछ दिन वहाँ रहने की सोचती है। लेकिन दिशा ये सोच रही थी कि अगर वो घर बदल लेगी तो उसके साथ ही एंटिटी कुछ बुरा करने की सोच नहीं पाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो एंटिटी वहाँ भी उसके पीछे आ जाती है, वहाँ भी उसके साथ सेम हरकतें होती हैं। पड़ोसियों को भी ये सारी भनक लग चुकी थी कि दिशा के ऊपर पोजेशन है और उसका एक छोटा बेबी भी है, उसको भी उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ख़तरा है दिशा के साथ रहना। वो लोग उन लोगों को एक एडवाइस दी जाती है कि अब इसको मेहंदीपुर बालाजी ही ले जाना चाहिए, वहीं जाकर इसका निवारण होगा। दिशा को मेहंदीपुर ले जाने की जैसी बात होती है तो वो एंटिटी साक्षात सबको दर्शन दे देती है। उसका जो चेहरा था वो इतना नीला पड़ा हुआ था, उसकी आंखें जैसे बाहर को आ रखी थी, उसका पूरा शरीर ऐसे सूजा हुआ था, बड़ी ही क्रीपी सी स्माइल थी उसकी। वो इतनी बुरी तरीके से हंस रही थी कि जैसे लग रहा था कि दीवारों में से भी आवाज़ें आ रही हैं हंसने की। पूरा घर दहल गया। अब किसी तरीके से उसको पकड़ के मेहंदीपुर बालाजी में ले जाने की कोशिश की गई। दिशा एक बहुत ही स्ट्रांग लड़की थी, दिल से मजबूत थी,
तो उसको पता था कि उसके ऊपर पोजेशन है, लेकिन दिल ही दिल में वो बालाजी महाराज जी का नाम जपना स्टार्ट कर देती है। उसको दिक्कत तो बहुत हुई रास्ते में, वहाँ मेहंदीपुर बालाजी पहुँचने में, लेकिन फिर भी उसको वहाँ ले जाया गया। वो वहाँ पहुँची, पंडित जी को दिखाया गया। पंडित जी ने काफ़ी हवन किए, झाड़ फूँक की, और जैसे धीरे धीरे उसकी एंटिटी ख़त्म होती चली गई। जो कि शरीर, जो दिशा का शरीर इतना भारी था, इतना उसको फील होता था कि जैसे उसके ऊपर 100 किलो का किसी ने पत्थर रख दिया हो। लेकिन अब जैसे जैसे एंटिटी उसकी शरीर से उतरती गई, वैसे वैसे उसका शरीर हल्का होता गया और वो बहुत अच्छा फील करने लगी। दिशा का शरीर एकदम हल्का हो गया जब वो एंटिटी पूरी तरीके से उसके शरीर से उतर गई। अब दिशा बिल्कुल सही है, उसको बालाजी महाराज पे पूरा भरोसा है, और अब वो एंटिटी उसे कभी परेशान नहीं करती, और वो अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड कर रही है अपने बच्चे के साथ और अपने हस्बैंड के साथ। तो आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो मिलेंगे अगली कहानी में, जब तक के लिए जय माता की।